यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। रदरफोर्ड मॉडल हम लोग पढ़ चुके थे। उसके बाद बोर मॉडल आया। बोर मॉडल प्रमाण मॉडल के पहले कुछ महत्वपूर्ण उसके विकास कुछ खोज हुए। उस महत्वपूर्ण जो खोजों को हम थोड़ा यहाँ नज़र डालते हैं। देखिए, पहला विद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विद्युत चुम्बकीय विकिरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जेम्स मैक्सवेल 1870 ने विकिरण की तरंग प्रकृति की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग सिद्धांत कहते हैं। यानी कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण तरंग सिद्धांत को देने वाले जेम्स मैक्सवेल 1870 ने है। देखिए, इसकी क्या विशेषताएं थी। जो विशेषताएं थी, पहला जो विशेषताएं थी तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। तो तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ किसे कहते हैं? तरंग द्वारा निर्मित दो शीर्षों या गर्तों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग द्वारा निर्मित दो शीर्षों या गर्तों के मध्य की दूरी को तरंगदैर्घ्य कहते हैं और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा जो विशेषता है वह है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। तरंग संचरण के दौरान तरंग के किसी बिंदु से एक सेकेंड में गुजरने वाले कुल तरंगों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। फिर देख लीजिएगा, आवृत्ति तरंग संचरण के दौरान तरंग के किसी बिंदु से एक सेकेंड में गुजरने वाले कुल तरंगों की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है, एचडी। तीसरा जो होता है वो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड। किसी तरंग में मूल अक्ष में से श्रृंग या गर्त की ऊंचाई या गहराई को आयाम कहते हैं। इसे ए से दर्शाया जाता है। जैसे आप देखिए, ये एक चित्र बनाया हुआ है। यहाँ जो ऊपर जा रहा है उसको श्रृंग, ये दोनों श्रृंग है, नीचे गर्त है। तो श्रृंग और श्रृंग के बीच में लैम्डा, इस श्रृंग और श्रृंग के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम लोग वेवलेंथ कहते हैं और इसे लैम्डा से दर्शाते हैं। और एक सेकेंड जितने बार ये क्या करे, अपने तरंग बना ले। अब देखिए, एक तरंग यहाँ कंप्लीट हुआ, यहाँ से चल के यहाँ तक एक तरंग बना। तो एक सेकेंड में जितने बार एक तरंग पूरा करे तो उसे आवृत्ति कहते हैं। और आयाम कहते हैं क्या? आयाम किसी मूल्य अंश से, देखिए श्रृंग या गर्त की ऊंचाई, अब देखिए यहाँ ये वाला, यहाँ से यहाँ की दूरी आयाम कहलाता है। तो ये तो गर्त है, लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी भी क्या कहलाएगा? आयाम। इसे ए से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? ए से। और ए √I के बराबर होता है। जो चौथा विशेषता होती है वो वेग होती है, वेलोसिटी होती है। तरंग संचरण के दौरान किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। तरंग संचरण के दौरान किसी तरंग द्वारा एक सेकेंड में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। वेग को c से दर्शाया जाता है। c = न्यू लैम्डा होता है और न्यू बराबर c लैम्डा हो जाएगा, जहाँ c वेग, न्यू आवृत्ति, लैम्डा तरंगदैर्घ्य होगा। पांचवा जो हमारी विशेषता होगी वो विशेषता होगी तरंग संख्या, वेव नंबर। किसी तरंग में इकाई दूरी में उपस्थित कुल तरंगों की संख्या तरंग संख्या कहलाती है। इसे न्यू बार से दर्शाते हैं और न्यू बार = लैम्डा होता है। इसकी जो यूनिट होती है या पर सेमी या पर मीटर होती है। और जो हमारा छठवां विशेषता होती है आवर्तकाल, टाइम पीरियड होता है। तो किसी तरंग द्वारा एक दोलन को पूर्ण करने में लगा समय आवर्तकाल टी कहलाता है। अगला विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रम। सभी विद्युत विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, परंतु इनकी आवृत्ति तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में देखेंगे, सभी विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, परंतु इनका आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य भिन्न भिन्न होता है। जैसे यहाँ देखेंगे, ये आपका कॉलम बना है। ये तरंगदैर्घ्य ऊपर वाला है 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁵ मीटर, 10⁻⁻1
10/1, 10/3, 10/5, 10/7, 11 है। अब देखेंगे ये 10 पे माइनस कास्मिक किरणें होती हैं, 10 पे -5 जो मीटर होती है अल्फा किरणें, 10 पे -1 होता है वो एक्स किरणें, और यहाँ परावैंगनी किरणें होती हैं। 10 से 10 पे 3 पर दृश्य प्रकाश क्षेत्र होता है, और 10 पे 5 पर अवरक्त किरणें होती है, और सूक्ष्म तरंगे 10 पे 7 और 10 पे रेडियो तरंगे होती है, 10 पे 11 रेडियो तरंगे होती है। हम अगर दृश्य इसको देखिए, ये आवृत्ति है, यहाँ ये क्या है आवृत्ति, ये हर्ट्ज में माप है, ये देख सकते हैं 10 पे 26 ये हर्ट्ज होगा कास्मिक किरणें, 10 पे 20 हर्ट्ज अल्फा, 10 पे 16 एक्स किरणें, 10 पे 14 अवरक्त किरणें, 10 पे 10 हर्ट्ज सूक्ष्म तरंगे, और 10 पे 6 रेडियो तरंगे। जो दृश्य प्रकाश होती है वो देखिए 7 रंगों से होता है, बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी 400 नैनोमीटर, हरा 500 नैनोमीटर, यानी कि 400-500 नैनोमीटर के बीच में तरंगधर के बीच में बैगनी, आसमानी और नीला दिखाई देगा। 600 से 5 के बीच में हरा, नीला, नारंगी, और 700 नैनोमीटर जिसका रहेगा वो लाल दिखाई देगा। ये तो रहा आपका एक ग्राफ द्वारा चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझाने का तरीका। आइए, जब विद्युत चुम्बकीय विकिरण को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते क्रम में या विकिरणों का आवृत्तियों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रम को विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तरंगदैर्घ्य क्रम अभी देखिए, कास्मिक रेज का सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होगा, उसके बाद गामा रेज, एक्स रेज, परावैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश विकिरण, अवरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। यानी कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगे का होगा, सबसे कम कास्मिक रेज का होगा, उसके बाद अल्फा रेज, एक्स रेज, परावैंगनी, दृश्य विकिरण, अवरक्त। तो ये आपका क्रम हो गया किसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य है। अगला हम लोग देखेंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति। विद्युत चुम्बकीय विकिरण की कणीय प्रकृति विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत के आधार पर तरंगों में उपस्थित व्यतिकरण या विवर्तन की व्याख्या की जा सकती है, परंतु इस सिद्धांत के द्वारा कुछ प्रभाव जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, गर्म वस्तु से विकिरण का उत्सर्जन आदि की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अतः इन्हें स्पष्टीकरण के लिए यह माना गया कि विद्युत चुम्बकीय विकिरण की प्रकृति कणीय होती है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका विकिरण वह कृष्णिका जो प्रत्येक प्रकार के विकिरणों को पूर्णतः उत्सर्जन या अवशोषण करती है उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्ण विकिरणिका वह कृष्णिका जो प्रत्येक प्रकार के विकिरणों को पूर्णतः उत्सर्जन तथा अवशोषण करती है उसे आदर्श कृष्णिका कहते हैं। अगला हम लोग का प्लांक क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक क्वांटम थ्योरी। इसे प्लांक 1901 में सिद्धांत दिया था जिसे प्लांक क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन असतत रूप से ऊर्जा के रूप में पैकेट में होता है। ऊर्जा के इन पैकेट को क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम को एक फोटॉन कहते हैं। दूसरा, विकिरण की ऊर्जा की आवृत्ति के समानुपाती होता है। यदि विकिरण की ऊर्जा E हो तो विकिरण की आवृत्ति न्यू हो, तब E समानुपाती न्यू, तो E=hv, E=v/c/λ, तो E=sc/λ, जहाँ h एक स्थिरांक है जिसे प्लांक स्थिरांक कहते हैं। h = 6.626 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। उत्सर्जित जो ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा का मान होता है पूर्णांक के रूप में होता है। E=nh/nh। फिर देखेंगे प्लांक क्वांटम सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन असतत रूप से या ऊर्जा के रूप पैकेट में होता है। ऊर्जा के इन पैकेटों को क्वांटा या क्वांटम कहते हैं। प्रत्येक क्वांटम को एक फोटॉन कहते हैं। विकिरण ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है। यदि विकिरण की ऊर्जा E हो तथा विकिरण की आवृत्ति न्यू हो तब E समानुपाती न्यू, E = hν, न्यू = c/λ,
तो E इक्वल टू एच अपन लैम्डा, जहाँ H एक स्थिरांक है जिसे प्लॉन्क स्थिरांक कहते हैं। H इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा का मान पूर्णांक के रूप में होता है। E इक्वल टू NH न्यू। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब किसी निश्चित आवृत्ति वाले विकिरणों को धातु की सतह पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम जैसे धातु की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेषित होता है। यहाँ देखिएगा, ये का धातु की सतह ले लिए और इसे प्रकाश डाले और इसको एक निर्वात कक्ष कर दिए, तो अगर आप देखेंगे प्रकाश डालेंगे तो इसमें से इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या होगा, बिना समय अंतराल उत्सर्जित होगा। तो यही कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका परिणाम क्या होता है देखेंगे, जब धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण टकराते हैं तो उस समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, अर्थात उसमें समय अंतराल नहीं पाया जाता है। जब धातु की सतह पर प्रकाश विकिरण टकराते हैं तो उसी समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है, अर्थात उसमें समांतराल नहीं पाया जाता है। दूसरा, धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, परंतु उत्सर्जन की संख्या आपतित किरणों की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। फिर देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब किसी निश्चित आवृत्ति वाले विकिरणों को धातु सतह पृष्ठ पर डाला जाता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है तथा उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पोटेशियम, रुबोडियम, सीजियम जैसे धातुओं की सतह पर उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश डालने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रेषित होता है। यानी कि रुबोडियम, सीजियम का अगर हम पोटेशियम का धातु ले लें, उसके सतह पर प्रकाश गिराएं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा और ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में कोई समय अंतराल नहीं होगा। तुरंत इधर प्रकाश गिरा फोटॉन के रूप में, पैकेट के रूप में, तुरंत इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। परिणाम क्या हुआ, जब धातु की सतह पर प्रकाश के विकिरण टकराते हैं तो उसी समय इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होते हैं, अर्थात उसमें समानांतरण नहीं पाया जाता है। धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, परंतु उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित किरण की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। धातु की सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों का वेग, गतिज ऊर्जा आपतित होने वाले प्रकाश के विकिरण की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति न्यू नॉट वाले विकिरण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक धातु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए न्यूनतम आवृत्ति वाले विकिरण की आवश्यकता होती है, जिसे देहली आवृत्ति कहते हैं। जब आवृत्ति और देहली आवृत्ति से आवृत्ति अधिक हो तो उत्सर्जित होने वाला इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा उपस्थित रहता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की गणितीय व्याख्या। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश के विकिरण के आवृत्ति के समानुपाती होती है। माना आपतित होने वाले प्रकाश की आवृत्ति न्यू होती है तो आपतित फोटॉन की ऊर्जा देहली ऊर्जा प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। देखिएगा, आपतित फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या होगा, देहली ऊर्जा प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। आपतित फोटॉन की ऊर्जा अगर हम देखें, आपतित फोटॉन की ऊर्जा निकालना हो तो देहली ऊर्जा H न्यू नॉट प्लस ½ स्क्वायर। काइनेटिक ऊर्जा क्या होती है, ½ स्क्वायर। यहाँ देखिए H न्यू ये निकलेगा, यानी कि आपतित फोटॉन का ऊर्जा बराबर H न्यू नॉट 1/12 स्क्वायर। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, इसको H न्यू प्लस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम इधर भेजें तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू H न्यू माइनस H
न्यू नॉट। यहाँ देखेंगे एच अगर कॉमन ले लें तो वी न्यू माइनस न्यू नॉट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर ये भी निकल चुका है। तो आपने देखा कि एच वी यानी कि आपतित फोटान की ऊर्जा एच न्यू है, तो देहली ऊर्जा प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एच न्यू हाफ बाई एम बी स्क्वायर हाफ बाई काइनेटिक एनर्जी, तो ये भी हो सकता है। तो हाफ बाई यहाँ से आप सब कुछ निकाल सकते हैं। विद्युत चुम्बकीय विकिरण का दत्त प्रकृति, ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश की कण समान प्रकृति ने कुछ नए प्रश्न पैदा किए। हालांकि इसने कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव के संतोषजनक व्याख्या दी, परंतु यह विवर्तन, व्यक्तीकरण आदि परिघटनाओं की व्याख्या नहीं दे सका जिसे हम प्रकाश के तरंग के समान व्यवहार द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। अतः यह मान लिया गया कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों जैसी प्रकृति की होती है। जब प्रकाश की किसी द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है तब कण जैसे गुण प्रदर्शित करता है, और जब विकिरण का संचरण होता है तब यह तरंग जैसा व्यवहार करता है। इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार कहा गया है। कुछ अति सूक्ष्म कण जिनका द्रव्यमान बहुत कम होता है जैसे इलेक्ट्रॉन और जो अत्यंत गतिशील होते हैं वे तरंग जैसे द्वैत व्यवहार दर्शाएंगे। फिर देखेंगे विद्युत चुम्बकीय द्वैती प्रकरण, ड्यूल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रकाश की कण समान प्रकृति ने कुछ नए प्रश्न पैदा किए। हालांकि इसने कृष्णिका विकिरण और प्रकाश विद्युत प्रभाव की संतोषजनक व्याख्या दी, परंतु यह विवर्तन, व्यतिकरण आदि परिघटनाओं की व्याख्या नहीं दे सका जिसे हम प्रकाश के तरंग के समान व्यवहार द्वारा सरलता से समझ सकते हैं। अतः यह मान लिया गया कि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों जैसी प्रकृति होती है। जब प्रकाश की किसी द्रव्य के साथ विकिरण की अन्योन्य क्रिया होती है तब कण जैसा गुण प्रदर्शित करता है, और जब विकिरण का संचरण होता है तब यह तरंग जैसे व्यवहार करता है। इसे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का द्वैत व्यवहार कहा गया है। कुछ अति सूक्ष्म कण जिनका द्रव्यमान बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन और जो अत्यंत गतिशील हैं, वे भी तरंग कण जैसे द्वैत व्यवहार दर्शा। देखेंगे क्वेश्चन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण की 1 मोल फोटान की ऊर्जा की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या होता है EH न्यू H न्यू। H हम लोग जानते हैं H होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड। यहाँ भी दिया न्यू दिया है, न्यू क्या दिया है 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये दिया है यहाँ पे हर्ट्ज। तो E क्या हो जाएगा H न्यू, तो H दिया है 6.626 इंटू 10⁻34 इंटू 5 इंटू 10⁻14, और जब गुणा करेंगे तो आएगा 3.313 10⁻19 जूल। पूछ रहा है 1 मोल फोटान की ऊर्जा। हम जानते हैं 1 मोल बराबर कितने फोटान, 1 मोल बराबर होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है मोल इनवर्स। ये कोई मात्रक नहीं होता है। 6.022 मोल इनवर्स कर सकते हैं 6.022 10⁻23 का, तो इसलिए 3.33 इंटू 10⁻19 जो क्या फोटान में क्या कर रहे हैं, फोटान में 1 मोल की ऊर्जा, 1 मोल की ऊर्जा करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, बराबर 6.6022 इंटू 23 इंटू
3.33 इंटू 10 पे माइनस 19 इजकल टू आपका हो जाएगा 199.51 kg पर मोल इनवर्स। तो आपने ये देखा, ये आपका आंसर होगा। ओके।